Hello dear students, this is Ishita Day, Assistant Professor at Sri Ragpura Sarkar University, रायपुर छत्तीसगढ़। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। सो द ओवरऑल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, जिसमें हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी का चलन कब से चल रहा है, और इसमें हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी कौन से टाइप्स के होते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लोकल और हर्ड इम्यूनिटी इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, और इसमें इम्यूनिटी के टाइप्स, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। स्पेसिफिकली आज हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कैसे उनको डिफरेंशिएट किया गया है, कितने टाइप के इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। और लास्टली हम ये देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक टर्म आता है इम्यून। इम्यून माने किसी चीज़ से बचना। तो जो वर्ड इम्यून है इसी से डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड इम्यूनिस से, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट या बचना, जिसे ओरिजिनली जो रेफ़र किया गया था वो जब रोमन सीनेटर्स उनका जो कार्यकाल होता था ऑफिस में, उस टाइम में उनको किसी भी प्रकार की जो लीगल प्रोसिक्यूशन होती थी, किसी भी प्रकार की जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती थी, उनसे उनको बचाव या प्रोटेक्शन दिया जाता था। इस टर्म को जो है इम्यूनिस बोला गया। बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बाद में इस इम्यूनिस टर्म को अडॉप्ट किया गया डिसीज़ेज़ के अगेंस्ट। डिसीज़ेज़ के अगेंस्ट जो बॉडी नेचुरली एक प्रोटेक्शन एक्वायर करती है, उनको एक नेचुरली कोई प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि मीज़ल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। मीज़ल्स और स्मॉल पॉक्स जिस तरीके से एक बार होता है तो दोबारा वो चीज़ नहीं होती है। तो ये जो प्रोटेक्शन, ये जो इम्यूनिटी हमें मिली है, इस चीज़ को बाद में डिसीज़ेज़ के लिए एज एन इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी इस टर्म को यूज़ किया गया। जो इम्यून सिस्टम होता है वो बनता है जितने भी सेल्स और मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारे मिलके एक इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। इनका एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, कोई भी एक प्रकार का एक रिस्पॉन्स किसी भी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उस रिस्पॉन्स को जो इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की हिस्ट्री के बारे में। चाइनीज़ में एक कस्टम होते हैं, चीनियों में एक प्रथा होती है जिसमें बच्चों को बीमारी से, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए, उनसे रेजिस्टेंट करने के लिए, उनसे बचने के लिए उन्हें एक पाउडर इनहेल करने के लिए दिया जाता है या सूंघने के लिए दिया जाता है। ये जो पाउडर्स होते हैं वो बने होते हैं स्किन लीजन्स से। स्किन लीजन, स्किन के ऐसे पेशेंट्स के स्किन लीजन से जो कि ऑलरेडी उस बीमारी से उबर चुके होते हैं या रिकवर हो रहे होते हैं। 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी BC में थ्यूसिडाइडिस एथेंस में एक थे हिस्टोरियन थे। उन्होंने ये लिखा कि ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी रिकवर हो चुके होते हैं किसी भी बीमारी से या प्लेग से रिकवर हो चुके होते हैं, वो ही ऑलरेडी जो पेशेंट्स बीमार हैं उनकी सेवा या उनको नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट या जो नर्स डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी उससे रिकवर हो चुका होता है, उन्हें दोबारा ये बीमारी नहीं होगी। एडवर्ड जेनर ने भी एक सफल एक्सपेरिमेंट में 8 साल के लड़के के हाथ में एक काउपॉक्स का पश्चर से सामग्री को इंजेक्ट किया और बाद में चेचक के संपर्क में आने वाली बीमारी के विकास की कमी का प्रदर्शन किया। वॉन बेहरिंग और कीता सातो ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऐसे सीरम्स जो कि उन एनिमल से डिराइव किए गए, उन एनिमल से निकाले गए हैं जो कि पहले से ही इम्यूनाइज्ड है डिप्थेरिया से, इस इम्यूनिटी को वो किसी भी अनइम्यूनाइज्ड एनिमल्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे। तो इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो हमारी बॉडी पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो हमारी बॉडी टाइम पीरियड के साथ या जैसे भी हमारी एज आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी सीखती है।
जब हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसा प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कोई भी इंडिविजुअल बाय बर्थ पोजेस करता है, बाय बर्थ उनके में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इन्नेट इम्यूनिटी को 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है: इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और स्पीसीज़ इम्यूनिटी। जब हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी ये किसी भी इन्फेक्शन से एक रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, एक रेजिस्टेंस बताता है जो कि हर इंडिविजुअल पे वैरी करेगा। हर इंडिविजुअल पे इसका जो इम्यूनिटी रहता है वो डिफरेंट रहता है, चाहे वो इंडिविजुअल सेम रेस का हो, चाहे वो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज़ का हो। ये जो इम्यूनिटी होती है इसे हम जेनेटिकली डिटरमाइन करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, अगर होमोजाइगस ट्विन्स हैं, अगर एक होमोजाइगस ट्विन को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर एक होमोजाइगस ट्विन को टीबी है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके दूसरे ट्विन को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। लेकिन अगर ट्विन्स हेट्रोजाइगस है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि दूसरे ट्विन को भी ट्यूबरक्लोसिस हो या ना हो। अब हम बात करेंगे रेशियल इम्यूनिटी के बारे में। तो रेशियल इम्यूनिटी नाम से ही समझ में आएगा कि रेसेस के बारे में होगा। तो रेशियल इम्यूनिटी ये बताता है कि किसी भी प्रकार का ससेप्टिबिलिटी या रेजिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस आता है विद इन द स्पीसीज़, विद इन द सेम स्पीसीज़, लेकिन जो रेसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वो रेसेस जो कि सिकल सेल एनीमिया से प्रेवलेंट होते हैं, सिकल सेल एनीमिया उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ये यूजुअली मेडिटेरियन कोस्ट में ऐसा रहता है। तो ये जो रेसेस होते हैं ये जिनमें सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से रेजिस्टेंट होते हैं। अब ये क्यों होता है, वो क्यों रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो जिनमें सिकल सेल एनीमिया होगा उनको मलेरिया नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? तो ये इसलिए होता है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में एरिथ्रोसाइट्स का जो शेप होता है वो सिकल शेप में हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है वो हमारी ब्लड सेल्स में ग्रो नहीं कर पाता है। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डीहाइड्रोजनेज की डिफिशिएंसी हेरिडिटरी रहती है वो भी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से लेस ससेप्टेबल रहेंगे इन्फेक्शन के। अब हम बात करेंगे स्पीसीज़ इम्यूनिटी की। तो स्पीसीज़ इम्यूनिटी ओवरऑल एक स्पीसीज़ में होता है, कोई भी एक स्पीसीज़ किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ या किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से ओवरऑल उसमें इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चिकन्स होते हैं वो बैसिलस एंथ्रासिस से रेजिस्टेंस होते हैं, जो रैट्स होते हैं वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया से रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं हम ह्यूमंस इन बैक्टीरिया से ससेप्टेबल रहती है, हमारे में इन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है एज का जो एक्सट्रीम लेवल होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, तो ये जो एज एक्सट्रीम होता है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि जो बहुत यंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है, और जो ओल्डर इंडिविजुअल्स रहते हैं या बूढ़े रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वियर टियर हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका होता है उनके लाइफ टाइम पीरियड में। फीटस जो होता है यूट्रस के अंदर वो भी ससेप्टेबल रहता है डिसीज़ के लिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है? तो जो भी माँ को या जो भी मैटरनल इन्फेक्शन होने वाला है, इन सारे इन्फेक्शन से यूट्रस के अराउंड जो प्लेसेंटा होता है ये प्लेसेंटल बैरियर उनको प्रोटेक्ट करता है इन सारे इन्फेक्शन से, लेकिन प्लेसेंटा हर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV वायरस, रुबेला वायरस, साइटोमेगालो वायरस और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये जो सारे वायरसेस इन्फेक्शंस होते हैं ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं और उस फीटस के अंदर कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ओल्ड इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल्स किसी भी डिसीज़ेस से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल निमोनिया, इसलिए इनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है।
यंग चिल्ड्रन में मीज़ल्स, मम्स, पोलियोमाइलिटीज़, चिकन पॉक्स ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। इनकी सीवेरिटी जो होती है एडल्ट्स में ज़्यादा होती है, बल्कि यंग चिल्ड्रन में नहीं होती है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो अडल्ट होते हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिस वजह से जो टिश्यू डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर के बारे में जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। तो दूसरा फैक्टर है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी भी होस्ट के इन्नेट इम्यूनिटी को गवर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही होती है तब ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से दोनों इम्यूनिटीज अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन कैलोरी का माल न्यूट्रिशन है तो हमारी न्यूट्रोफिल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, हमारा इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ C3 और फैक्टर बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी है और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी है, ये सारी डिफिशिएंसी किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल बनाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, जो कि है हार्मोनल लेवल। तो कोई भी इंडिविजुअल है जो कि किसी प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर या हार्मोनल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहा होगा, तो वो हार्मोनल डिसफंक्शन उन्हें लीड करेगा किसी भी इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होने के लिए। यानी कि जिनकी बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस या सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसे इंडिविजुअल जो कि डायबिटीज़ मेलिटस से सफ़र कर रहे हों या हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हों या एड्रेनल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहे हों, इनकी ससेप्टेबिलिटी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, कैंडिडाइसिस, एस्परजिलोसिस, जाइगोमोसिस, माइकोसिस, ऐसे इस प्रकार के जितने भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, इनसे इनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली, अगर विमेन प्रेग्नेंट हैं, किसी भी प्रेग्नेंट विमेन के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनमें हार्मोनल का जो लेवल होता है सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो ये प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा किसी भी डिसीज़ेस से, किसी भी इन्फेक्शन से ससेप्टेबल हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे उनका जो स्टेरॉइड लेवल रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के मैकेनिज़्म के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी काम कैसे करता है? इन्नेट इम्यूनिटी का सबसे पहला काम होता है जितने भी माइक्रोब्स इन्वेड कर रहे हैं हमारी बॉडी को, जितने भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी को किल करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें मारने का काम करता है। इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा काम है एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करना। जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वो ये होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं। अब ये मेमोरी सेल्स होते क्या हैं? तो मेमोरी सेल्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीज़, अगर कोई इन्फेक्शन पहली बार आ रहा है तो हमारी बॉडी उस टाइम पे इन्फेक्ट हो गई उस इन्फेक्शन से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जब वो इन्फेक्शन दोबारा आ रहा है तो हमारी बॉडी रेडी रहती है। ये चीज़ इनमें इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होती है। तो इनके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, इनके पास कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं होती है। इसलिए अगर वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, अगर फिर से हमारी बॉडी में कॉज कर रहा है, तो री एक्सपोजर के टाइम पे इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इस इम्यूनिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इस वजह से ये प्राइमरीली 4 टाइप के डिफेंसिव बैरियर्स पर डिपेंडेंट होती है: एनाटॉमिक बैरियर्स, फिजियोलॉजिक बैरियर्स, पैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। तो जब हम डिफेंसिव बैरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है एनाटॉमिक बैरियर्स। एनाटॉमिक मतलब एनाटॉमी मतलब शरीर की संरचना। तो हमारा शरीर ओवरऑल किस संरचना से कवर्ड है? स्किन से। और हमारे बॉडी के अंदर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। सो एनाटॉमिक बैरियर्स हमारी बॉडी में जो कि किसी भी आउटर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो है हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिक बैरियर्स। फिजियोलॉजिक बैरियर्स यानी हमारी बॉडी की कोई ऐसी फिजियोलॉजी जो कि हमको किसी भी इन्फेक्शन और माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये इंक्लूड किनको करेंगे? गैस्ट्रिक एसिडिटी को, लाइसोजाइम को, इंटरफेरिन को और कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस एक प्रकार का इंजेशन प्रोसेस है, खाने का प्रोसेस है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जितने भी अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल आ रहे हैं या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के सेल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल
ब्लड मोनोसाइट्स से, न्यूट्रोफिल से, टिश्यू मैक्रोफेजेस से। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो पर्टिकुलर मटेरियल आ रहे हैं बाहर से, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इनको खाने का काम करेंगे। अब हम आते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को। तो जो भी टिश्यू डैमेज हमारी बॉडी में हो रहा है, जो किसी भी वुंड से या जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इन्वेड कर रहा है, हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है, ये सारे क्या करते हैं, एक प्रकार के इवेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को बनाने का काम करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है किसी भी टिश्यू डैमेज से, किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो भी एक रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स है, ये इनके फीचर्स ऐसे रहते हैं, रूबोर होंगे यानी कि रेडनेस कॉज करेगा हमारी बॉडी में, कैलोर होंगे यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, डोलोर होगा, डोलोर का मतलब होता है पेन, हमारी बॉडी में थोड़ी सी पेन आएगी, ट्यूमर होगा, स्वेलिंग होगा। तो ये 4 प्रकार के जो रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, सम फॉरेन एंटीजन हैज़ बिन अटैक्ड। ठीक है, सो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करने का काम कौन करते हैं, हिस्टामाइन, काइनेंस, एक्यूट फेस प्रोटीन्स और डिफेंसेस। तो ये सारा ओवरऑल जो इन्नेट इम्यूनिटी है, उनका मैकेनिज़्म इस टाइप से वर्क करता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉटेवर जो भी डाउट्स रहेंगे आपके, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।